अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे केमिस्ट्री का, विच इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। वैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज हम उसके डिटेल के साथ विद एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पे बात की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे बात की, प्रोटॉन पे बात की, इलेक्ट्रॉन्स पे बात की, जिसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो पिछली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस लेक्चर के अंदर हम एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैलकुलेट किस तरह किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, कंप्लीट टिल एंड जो है वॉच करना, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। और ये जो नोट्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी हमारे पास बोहर एक साइंटिस्ट था, नील्स बोहर, जिसने 1913 के अंदर एटॉमिक मॉडल पेश किया था, यानी एक मॉडल पेश किया था जिसके अंदर एटम का स्ट्रक्चर जो था वो प्रपोज किया गया था। और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो उसने सबसे सिंपल आइटम जो कि हाइड्रोजन एटम है, जिसके अंदर जस्ट वन प्रोटॉन होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था, और उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, जीरो न्यूट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन एटम के लिए उसने जो है वो एक मॉडल पेश किया था, और उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास मिड में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसको हम जरा नीट बना लेते हैं। यानी हमारे पास मिड में आपका न्यूक्लियस आ गया, और जो साइड पे और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड, यानी हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियस है, उसकी गिर्द जो है वो ऑर्बिट है, ठीक है। अब इस एक ऑर्बिट के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जा रहा है, तो वैसे तो ये मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी तो कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वो एक ही ऑर्बिट के अंदर रहता है, वो किसी दूसरे ऑर्बिट या स्पेसिफिक पाथ के अंदर नहीं जाता, यानी इस ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट में नहीं जाता, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे नेक्स्ट वाले ऑर्बिट की तरफ नहीं आता, तो उसकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है। और एक ऐसा ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। यानी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, ऐसे ऑर्बिट में है जो न्यूक्लियस के करीब है, जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर शो किया है, ये वाला कहलाती है उसकी ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर इस तरह किया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे चला गया है, नेक्स्ट ऑर्बिट पे चला गया यहाँ पे, तो ये स्टेट कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यानी हमारे पास जो दूर है वो हमारे पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट में कहलाएंगे, और ये जो हमारे पास ऑर्बिट है जो करीब होता है उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी होती है, और जितना आप अवे जाते जाओ उसकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्बिट के दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं ठहरता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर, जो कि इसका स्पेसिफिक पाथ है, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं रहते। एनर्जी लेवल्स की बात कर ली जाए तो ये हमारे पास जो ऑर्बिट्स होते हैं वही एनर्जी लेवल्स होते हैं। ईच शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे एक ऐसा शेल जो न्यूक्लियस के नियर होता है वो के शेल कहलाता है, जिसके अंदर सबसे कम एनर्जी होती है। जो उससे दूर होता है वो हमारे पास सेकेंड शेल जो कि एल शेल है, थर्ड वाला हमारे पास एम शेल, और फोर्थ वाला एन, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी हमारे पास जो सबसे करीब होता है वो हमारे पास उसकी एनर्जी सबसे लो होती है, जो कि फर्स्ट शेल होता है, देन सेकेंड शेल, एंड देन फोर्थ शेल। और फोर्थ शेल की जो एनर्जी है वो सबसे हाई होती है, और फर्स्ट शेल की जो है वो सबसे लोअर होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो शेल की नंबरिंग है वो के से स्टार्ट कर होती है, के, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया हमारे पास के शेल, देन एल, एम, एंड देन एन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब शेल्स या ऑर्बिटल्स की। अब ये जो मैंने शेल्स बनाए हैं ये फर्दर सब शेल्स में डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, और ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एन के ऊपर, अगर एन की वैल्यू 1 है तो 1 सब शेल होगा। व्हाट डज इट मीन कि जैसे हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि के है, के में एन की वैल्यू है 1, फर्स्ट नंबर पे है, एल पे है 2, एम पे है 3, एन पे है 4, एंड सो ऑन। तो अगर एन की वैल्यू 1 है जो कि है फॉर के शेल, तो हमारे पास जो सब शेल होंगे वो हमारे पास होंगे 1, ठीक है। एक ही सब शेल होगा, वो होगा एस। अगर एन की वैल्यू 2 है तो 2 सब शेल होंगे, एक एस और एक पी। एन की वैल्यू 3 है तो 3 सब शेल होंगे, एस पी डी। और एन की वैल्यू 4 है तो 4 सब शेल हो गए, एस पी डी एफ, ठीक है। ये अपनी चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक होगा तो एस, देन एस पी,
अगर 3 हो तो sp_d, और अगर 4 हो तो sp_df। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न अप्रोच ऑफ एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज क्लाउड की तरह है। ठीक है, और जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, कि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इस साइड पे प्रेजेंट है एट दिस मोमेंट। ठीक है, वो हमेशा जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो आप 100% श्योर नहीं होते कि उसकी पोजीशन के बारे में सर्टेनिटी यकीनी तौर पे ये कह सको कि ये पोजीशन उसकी यहाँ पे है या इस टाइम वो इस लोकेशन पे है। ठीक है, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन डिस्टेंस कैन बी गिवन। ठीक है, ये सिर्फ ये बता सकते हैं कि किस डिस्टेंस तक जो है वो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की चांसेस जो है वो है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो एटम है वो सीजियम का है, जो कि 9 टाइम्स बिगर है देन स्मॉलेस्ट एटम जो कि हीलियम का है। यह चीज़ आपने जस्ट फॉर जनरल नॉलेज है। लेकिन बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो कि थे स्पेसिफिकली इस बोहर्स एटॉमिक मॉडल के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने ये चीज़ स्टडी की कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर या पाथ्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इस पाथ के अंदर उसकी एनर्जी लूज़ नहीं होती, उसकी एनर्जी सेम रहती है। और ऐसा ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम होती है, और जब जैसे जैसे अवे जाते जाएँ एनर्जी हायर होती जाती है। और के से लेके सो ऑन जो है वो शेल्स के नंबर होते हैं, और शेल का अगर नंबर 1 है, एन की वैल्यू 1 है तो 1 सब शेल होगा, 2 है तो sp, अदरवाइज 3 है तो हमारे पास sp_d, और 4 है तो sp_d_f, 4 सब शेल्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट था। अब हमारे पास ये देखना है कि हर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है 2n2। 2n2, एन हमारे पास नंबर ऑफ शेल है। ठीक है, जैसे के का 1 था। ठीक है, अगर हम एन की जगह 1 वैल्यू पुट करें तो 1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 का स्केयर 1 ही रहा, और 2 को देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल के अंदर होते हैं। एल के अंदर अगर आप फार्मूला लगाएं तो मैक्सिमम 8 आते हैं, एम के अंदर मैक्सिमम 18 होते हैं, और एन के अंदर मैक्सिमम 32 होते हैं। यानी हमने फार्मूला लगाया, अगर हम 1 की जगह 2 पुट कर दें तो 2 की पावर अगर 2 हो तो वो इक्वल टू 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम डिफरेंट शेल्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप जो है वो MCQs के हवाले से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो है शेल्स कैन हैव फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स एंड मैक्सिमम, ज़रूरी नहीं है कि ये इतने ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ये भी हो सकता है कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ना हो, जैसे कि हाइड्रोजन है उसके अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली फिल हुए हों, वो थोड़े भी हो सकते हैं। अगर हम सब शेल की बात करें जो कि मैंने यहाँ पे बताए थे sp_df, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p के अंदर 6 आते हैं, ये चीज़ आपने ज़ुबानी याद कर लेनी है। d के अंदर हमारे पास 10 होते हैं, और f के अंदर 14 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने रट लेनी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, के शेल के अंदर 2 हैं जो कि सारे के सारे एस में होते हैं। एल के अंदर हमारे पास 8 हैं, और 8 में से 2 चले गए एस के अंदर और 6 चले गए पी के अंदर। तो आपको समझ आ गई होगी कि एस के अंदर 2 और पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम ये देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसका न्यूक्लियस बना रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, अब मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कहलाते हैं हमारे पास जी नंबर। ठीक है, जी नंबर हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिक्स करके प्लस करके जो बनाया जाता है वो होता है हमारे पास एटॉमिक मास। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब हमने यहाँ से डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं, इसी वजह से एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो उस केस में जितने प्रोटॉन का नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। हमारे पास ये जो है वो हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, और ये हमारे पास एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ होती है मास नंबर। मास नंबर के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो है काउंट नहीं किए जाते।
अब ऑक्सीजन एटम जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 + 8 = 16, ठीक है। और कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो कार्बन के अंदर आंसर आपका आया ए का 12। इट मीन्स कि A = N+P, यानी n और p की वैल्यू को प्लस करने से, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस करने से आपको मास नंबर आ जाता है। अब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, z, यानी A = N+Z, ठीक है। तो अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप जो है वो इजीली जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सल्फर एटम है, तो सल्फर एटम का अगर हम बात करें तो उसके आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। उसका जी नंबर है आपके पास 16 और आपके पास उसका मास है 32। तो अगर कोई कहे कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो, तो 32 में से अगर आप 16 माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 16, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज कर दिया जाए तो आइंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो वो बन जाता है हमारे पास केटाइन, ठीक है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, शायद आपको पिछला लेक्चर मेरा याद हो। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए जाए, ऐड कर दिए जाए, तो वो बना देता है एनाइन, ठीक है। तो केटाइन और एनाइन ये दोनों हमारे पास 4 स्पीशीज होती हैं जो कि आइंस कहलाती है, ठीक है। और ये चीज़ होती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चेंज हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज कर दो, एज ए रिजल्ट एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, और एटॉमिक मास चेंज होने से आइसोटोप्स बनते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वैसे हम पिछले लेक्चर, अगले लेक्चर के अंदर हम जब डिटेल के साथ इसको भी स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि बेरियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करने हैं, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बेरियम के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, 137 इसका मास नंबर है, ठीक है। और नीचे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 56 है। तो 56 तो इसका हो गया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। और हमारे पास न्यूट्रॉन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दैट फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि 137 में से 56 माइनस करेंगे, एज ए रिजल्ट आपके पास 81 आंसर आ जाएगा, जो कि है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी हमारे पास जो है वो 137 हमारे पास इसका एटॉमिक मास था। और एटॉमिक मास में से अगर आप नंबर ऑफ इसके प्रोटॉन जो कि 56 है, ठीक है, उसको माइनस कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ स्टडी किया अबाउट एटॉमिक मॉडल, एंड देन